हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे पाठशाला। और हम जो है वो क्लास 7 की एनसीईआरटी के एमसीक्यू देख रहे थे। और इससे पहले हमने क्लास 7 के एनसीईआरटी 85 क्वेश्चन जो है कर लिए थे इससे प्रीवियस वाले वीडियो में। अब उससे आगे वाले क्वेश्चन में हम 86 से हम जो है कर रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है कहता है राजा द्वारा अपने अधीनस्थ को दिया गया परामर्श। दूसरा स्टेटमेंट कहता है प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाला वही। तीसरा स्टेटमेंट कहता है विनिमय पत्र और चौथा कहता है सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। हुंडी जो था वो एक तरह का विनिमय पत्र था और एक तरीके का वित्तीय साधन था जो मध्यकालीन भारत में व्यापार और ऋण के लेन देन में उपयोग के लिए विकसित हुआ था। तो एक तरह का क्या था, ये विनिमय पत्र था। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि हुंडी जो है विनिमय पत्र के रूप में लेन देन के तौर पे इसको काम में लाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसे बाबुल का कहा जाता था, मतलब मक्का का द्वार कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए कालीकट, दूसरा भरूच, तीसरा कैबे और चौथा है सूरत। तो मैं आपको बता दूं कि जो सूरत था उसको मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था, क्योंकि बहुत से जो हज यात्री थे वो जहाँ से यहीं से हज के लिए रवाना हुआ करते थे, मक्का के लिए रवाना हुआ करते थे एक तरीके से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सूरत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने हम्पी नगर का वर्णन किया है। तो पहला ऑप्शन है फ्रांसो बर्नियर, दूसरा है डोमिंगो पेस, तीसरा है बैप्टिस्ट टेवनियर और एबे बार्थलेमी कारे। तो हमें इसमें से राइट बताना है, राइट ऑप्शन कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं जो ऑप्शन नंबर बी है डोमिंगो पेज जो है वो पुर्तगाली यात्री थे जो 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर में आए थे और उसका इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन को बताएं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है कमाल खां गख्खर को जहांगीर ने मनसबदार बनाया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि अकबर के सेनापति मान सिंह ने बिहार और झारखंड के चेरों को हराया था। और तीसरा स्टेटमेंट है औरंगजेब के काल में चेर जनजाति मुगलों के अधीन हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पहला ऑप्शन है कि कमाल खां गख्खर को जहांगीर ने मनसबदार बनाया था, तो ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल रॉन्ग है। कमाल खां गख्खर को जहांगीर ने नहीं बनाया था, वो बनाया था आपके अकबर ने। किसने बनाया था? बादशाह अकबर ने बनाया था। दूसरा स्टेटमेंट है अकबर के सेनापति मानसिंह ने बिहार और झारखंड के चेरों को हराया था। जी बिल्कुल, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। मानसिंह जो थे वो एक बहादुर सेनापति थे अकबर के और उन्होंने 1591 में किसको? बिहार और झारखंड के चेरों को हराया था। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, आप याद रखेंगे इस बात को। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है औरंगजेब के काल में चेर जनजाति मुगलों के अधीन हुई थी। तो बिल्कुल औरंगजेब के समय में ही मुगल सेना ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा कर लिया और इस जनजाति को अपने अधीनस्थ बना लिया। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो बंजारे जो थे वो थे व्यापारी। ठीक है, याद रखना।
क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अकबरनामा में गौड़ जनजाति का जिक्र किया गया है। जी बिल्कुल, अकबरनामा में गौड़ जनजाति का जिक्र मिलता है। गौड़ों का राज्य गढ़ 84 और बरहोतों में विभाजित था। जी बिल्कुल, गौड़ों का जो राज था वो गढ़ में, 84 में और बरहोतों में विभाजित था। ठीक है, याद रखेंगे, ये बिल्कुल राइट आंसर है। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन है, तो पहला और दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं कि अहोम राज्य पाइक नामक बेगारों पर निर्भर था और आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल ने अहोम राज्य पर हमला किया था। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो ऑप्शन है पहला वाला कि अहोम राज्य पाइक नामक बेगारों पर निर्भर था, तो ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट जो है आसिफ खां के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया था, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल रॉन्ग हो गया। 1662 में, ठीक है, मीर जुमला जो थे 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया था। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, बिल्कुल रॉन्ग हो गया कि आसिफ खान ने जो है आक्रमण किया था। आसिफ खान ने आक्रमण नहीं किया था, 1662 में जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम पर आक्रमण किया था। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया आपका केवल एक, पहला। ठीक है, मध्यकालीन भारत के भक्ति आंदोलन में अपार, सबंदर, सुधरार और माणिक वसागर किससे संबंधित हैं? तो मैं आपको बताऊं, ये जो है इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये जो है वो नैनार संत हैं। नैनार संतों की संख्या कितनी है? 63। और अलवार संतों की संख्या कितनी है? 12। ठीक है, और ये सबसे प्रसिद्ध संत थे। ठीक है, नैनार में ये जो चारों हैं वो प्रसिद्ध संत थे नैनार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शंकराचार्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। शंकराचार्य अद्वैतवाद के समर्थक थे। दूसरा, मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति को साधन बताया। तीसरा, ईश्वर को निर्गुण रूप में परम सत्य माना। तो इसका जो पहला जो ऑप्शन है, शंकराचार्य अद्वैतवाद के समर्थक थे, तो ये तो आपका बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, और जो दूसरा ऑप्शन है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति को साधन बताया, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया, क्योंकि इन्होंने मोक्ष प्राप्ति का जो साधन है वो भक्ति को नहीं बताया था, इन्होंने ज्ञान को बताया था। किसको बताया था? ज्ञान को। इन्होंने कहा था कि अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्ञान के मार्ग को आपको अपनाना पड़ेगा, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और तीसरा स्टेटमेंट है ईश्वर को निर्गुण रूप में परम सत्य माना। तो ये आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। तो पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरु अंगद ने सिखों को अपनी लिपि गुरुमुखी दी। दूसरा, गुरु नानक ने खालसा पंथ की स्थापना की। तीसरा, गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। तो जो पहला स्टेटमेंट है आपका कि गुरु अंगद ने सिखों को अपनी लिपि गुरुमुखी दी, तो ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि गुरु अंगद जो थे ना, उन्होंने बाबा गुरु नानक की जो रचनाएं थी उनका संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कुछ कृतियां भी जोड़ दी थी, और ये जो संग्रह था उसे एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। ठीक है, तो ये जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है कि गुरु नानक ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो मैं आपको बता दूं कि खालसा पंथ की जो स्थापना है वो गुरु नानक ने नहीं की थी, वो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? उन्होंने की थी 1699 में, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तीसरा ऑप्शन है कि गुरु अर्जुन देव जो है वह जहांगीर के समकालीन थे। तो जी बिल्कुल, वो जहांगीर के समकालीन थे। आपका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत
निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो पहला ऑप्शन है कि ध्यान साधना और श्वास नियमन का, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम का, ये बिल्कुल ठीक है। श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद और उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन, ये बिल्कुल। इसके जो तीनों ऑप्शन हैं वो बिल्कुल राइट हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो मैं आपको बता दूं, पहले आए थे आपके शंकर, फिर आए थे आपके रामानुज, और फिर आपके आए थे चैतन्य। शंकर जो थे वो 8वीं शताब्दी में आए थे और इनका जन्म केरल में हुआ था। रामानुज जो है वो 11वीं शताब्दी में आए थे, इनका जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ था। और चैतन्य जो हैं वो 16वीं शताब्दी में आए थे और इनका जो जन्म है वो बंगाल में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ संत दे रखे हैं, दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं, इसमें मिलान करने के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि चैतन्य जो है वो बंगाल से थे, तो ये तो आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। दूसरा जो है नामदेव, वो उत्तर प्रदेश थे, जी नहीं, वो उत्तर प्रदेश से नहीं थे, वो थे आपके महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र से थे। और रामानुज जो है वो आपके केरल से, तो आपको पता है कि केरल से तो शंकर थे, तो ये आपका जो है रॉन्ग हो गया। और रामानुज जो है वो थे आपके किससे, मैंने आपको बताया था अभी, तमिलनाडु से, तमिलनाडु, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन केवल एक ही ठीक है, चैतन्य जो है वो बंगाल से थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर ए, केवल एक युग्म ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, एक शरण नाम धर्म किस प्रसिद्ध संत की भक्ति का सार है? ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि किस संत की भक्ति का सार है ये। तो ये है आपके शंकर देव, किसका, शंकर देव का। और एक शरण नाम धर्म का मतलब है कि एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण। क्वेश्चन नंबर 101, कथक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि अवध के वाजिद अली शाह ने कथक को संरक्षण दिया। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह नृत्य शास्त्रीय नृत्यों की सूची में शामिल है। और तीसरा स्टेटमेंट है यह कला जयपुर, पंजाब, लखनऊ, जम्मू कश्मीर में फैली। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ही कथन क्या हैं, सत्य हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शास्त्रीय नृत्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ राज्य दे रखा है कि कौन सा जो नृत्य है वो किस राज्य में परफॉर्म किया जाता है। तो भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। कुचिपुड़ी जो है वो आपका कर्नाटक में किया जाता है, तो जी नहीं, ये कर्नाटक में नहीं किया जाता, इसका जो दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में किया जाता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कथकली जो है वो केरल में किया जाता है और कथक जो है वो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। तो उपरोक्त युग्म में से कितने युग्म सही सुमेलित नहीं हैं, ये पूछ रहा है कितने युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो केवल एक इसमें सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, और ये क्या कहता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ सूबेदार दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनका राज्य दे रखा है, और ये पूछ रहा है कि उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो हमें बताना है कि इसमें से कितने युग्म जो है सही सुमेलित हैं। तो अजीत सिंह जो है वो गुजरात से थे, तो ये बिल्कुल ठीक है। शहादत खां जो है वो अवध से थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। मुर्शिद कुली खां जो बंगाल से थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। और सवाई जयसिंह जो है आगरा, जी नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये थे आपके मालवा से, मालवा कहाँ से थे, ये मालवा से थे। तो आपका
ये पूछ रहा है इसमें उपरोक्त युग्मों से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो इसमें जो है 3 युग्म सही सुमेलित हैं। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 युग्म। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नहीं। तो आज आपकी 7th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है और अगले वीडियो से जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा आएगा क्लास 8th की एनसीईआरटी का। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।